नमस्कार सर, नीलम जासूस ऑफ लाइडियम्स कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, हाल ही में आपकी पुस्तक रिलीज़ हुई है 7.6। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपको ये विषय क्यों चुनना पड़ा या क्यों चुना? देखिए, ये सवाल तो आपका अच्छा है, बट कई बार क्या होता है कि विषय को हम नहीं चुनते, विषय हमें चुन लेता है। तो ये एक थ्रिलर है, और थ्रिलर भी कोई मर्डर मिस्ट्री वगैरह नहीं है। ये अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये साइंस, धर्म, आस्था और इतिहास को अगर हम सब मिला दें और एक सही पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये वो विषय है। और क्योंकि ये विषय मेरा प्रिय है तो इसलिए इस विषय ने मुझे चुना। इस विषय में आपको चुना जी। तो जहाँ तक मेरी समझ है, इस विषय को चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हाल ही में जितने भी हमने सब्जेक्ट्स उठाए हैं या हम जो भी हिंदी साहित्य में पुस्तकें देखी, वो इस विषय को चुनना पसंद नहीं करते हैं या इनसे दूर भागते हैं। तो आपने जब इसे चुना तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हाँ, देखिए, चुनौती तो मुझे कोई भी नहीं आई, क्योंकि मैं सोचता भी ऐसे ही था और जैसा मैं सोचता था मैं वैसा लिखता भी हूँ। और ये सब्जेक्ट जो है ये मेरे को बहुत सालों से प्रिय सब्जेक्ट है मेरा। और ये थ्रिलर जो है ये एक प्लेन थ्रिलर नहीं है जो अर्थक्वेक पे है, क्योंकि अब 7.6 जैसा नाम से स्पष्ट है, ये एक रिएक्टर स्केल का काफ़ी बड़ा लेवल का भूकंप का इंडिकेटर है। बट ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये कहानी जब ख़त्म होने लगती है तो फिर इसमें से एक और नई कहानी निकलती है जिसका कैनवास बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे यही लिखना आता था, मेरी थॉट्स में यही रहता था, जो मेरी थॉट्स में था जिसमें आप अच्छा लिख सकते हो आपको वही लिखना चाहिए। हाँ, तो जो पुस्तक आपकी शुरू हुई पल पल दिल के पास, वहाँ से लिखकर एक रोमांटिक जॉनर से निकलकर अचानक आप 7.6 पर आ गए, तो ये अचानक से बदलाव क्यों? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं सोच के बताता हूँ। बिल्कुल सर। तो हुआ यूँ कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ वो हैं जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा जी। उन्होंने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 450 या उससे ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। और उन्होंने 450 में से कम 100 प्लस अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखा है। तो वो किसी भी सब्जेक्ट्स पे उन्होंने लिखा, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो सोशल हो, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा पढ़ते हुए कि इन पे इनकी पकड़ नहीं है। तो मेरे को ये लिखते हुए कभी भी पल पल दिल के पास एक इमोशनल कहानी थी। वो जिस दौर में लिखी गई थी वो कोरोना काल था और एक इमोशनल दौर था सभी के लिए, मेरे लिए भी, सभी के लिए। लेकिन अब जब कोरोना काल को निकले 4 साल हो गए हैं, तो अब जीवन की चुनौतियां, आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल में दुनिया कितनी बदली है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी है। ख़ासतौर पे रील्स और सोशल मीडिया का जो विस्तार हुआ है, तो लोगों के पास सब जानकारी घर बैठे, गांव में, देहात में, पहाड़ पे, समुद्र में, सब जगह सब जानकारी है। तो अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। तो हम हिंदी में कई बार, जो मैंने भी पढ़ा, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने अतीत से बहुत जुड़े हुए महसूस करते हैं, क्योंकि अतीत में बहुत अच्छा हिंदी साहित्य लिखा गया है। ऑफ कोर्स ये साहित्य नहीं है, ये साहित्य और एक पल्प फिक्शन के बीच की किताब है। लेकिन हमें वो अपना मुंह थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अतीत का हिंदी में और थोड़े नए विषय उठाने पड़ेंगे। मेरी भी यही कोशिश है, हो सकता है पाठकों को पसंद आए, हो सकता है ना भी आए। तो आपको लगता है कि आपकी इस कोशिश में जो आपकी पुस्तक के किरदार हैं वो आपकी पुस्तक को एक नया आयाम दे चुके हैं या दे रहे हैं? देखिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कहना। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये इतना यूनिक सब्जेक्ट था कि मुझे इस पे लोगों से राय लेनी पड़ी इसको पब्लिश करने से पहले। तो मेरे कुछ लेखक मित्र हैं जो बहुत ही सीनियर लेखक हैं, तो मैंने डरते डरते उनसे राय ली, उनको पांडुलिपि पढ़वाई और उनका जो रिएक्शन आया उसकी वजह से ये किताब आपके सामने है। जी। तो इसी पुस्तक के किरदारों की, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में किया, इसके आगे मैं ये पूछने वाली हूँ कि जो आपके किरदार हैं उनको जब आपने गढ़ा तो क्या चुनौतियाँ सामने? देखिए, ये किरदार के बारे में सेकेंडरी है किताब। जो इस किताब को लिखने का मेरा प्रोसेस रहा वो था उस विषय के बारे में जानकारी और उस विषय के बारे में
चुनौतियाँ और उस विषय से कैसे निपट सकते हैं और उससे हम आगे ज़िंदगी में सारी चीज़ें कैसे जुड़ सकती हैं। तो किरदार बनते गए, किरदार मेरे दिमाग में थे, कहानी जो थी वो काफ़ी क्लिष्ट या कॉम्प्लिकेटेड थी। कहानी पर मेरा और रिसर्च पर मेरा जोर ज़्यादा था, लेकिन ये कहानी ऐसी थी कि किरदार आपके आंखों के सामने घूमते हैं। और मैं इतना बता सकता हूँ, ये जापानी किरदार हैं इसमें और हिंदुस्तानी किरदार हैं, और इस नाम के सभी किरदारों से मैं मिल चुका हूँ। वो ठीक है, वो कभी साइंटिस्ट रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे, तो वो किरदार गढ़ना स्टोरी में अपने आप ही एक नेचुरल प्रोसेस होता गया। तो आपको क्या लगता है कि रोमांटिक स्टोरीज लिखना ज़्यादा आसान है या इस तरीके की असल विषय वस्तु पर चर्चा करना या उनको गढ़ना ज़्यादा आसान है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ भी लिखना मुश्किल है। तो जैसा कि प्रचलित भी है कहावत कि अगर आप 1000 किताबें पढ़ते हैं तो आप शायद कोई एक किताब लिख पाएँ। तो लिखना हमेशा से मुश्किल रहा है, और अच्छा लिखना तो और भी ज़्यादा मुश्किल रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं किताबों को, चाहे वो किसी भी भाषा में हो या मिक्स भाषाओं में हो, तभी आप कुछ ऐसा रच सकते हैं जो दूसरे भी पढ़ना पसंद करें। जी बिल्कुल। तो आपको ये पुस्तक लिखते वक्त ये ख्याल नहीं आया कि ये बिल्कुल अलग विषय वस्तु है, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्यों ना आप वापस वही रोमांटिक या थ्रिलर इन्हीं चीज़ों में जाएं? ये अलग विषय वस्तु चुनना और उन्हें गढ़ देना, क्या आपको चैलेंजिंग नहीं लगा, या आपको ये नहीं लगा कि ये बहुत एक अलग हटकर, लीक से हटकर है, तो पाठकों को पसंद आए या ना आए? तो ये डर नहीं रहा? जी बिल्कुल डर था, और क्योंकि इस विषय पे पहले कभी लिखा भी नहीं गया हिंदी में। भूकंप पे कोई पूरा नावल मेरी जानकारी में नहीं है, और जिन लोगों से मैंने चर्चा भी की है उनकी जानकारी में भी नहीं है। तो ज़रूर ये बहुत ही मुश्किल था लिखना इस पर, और ये एक तरह से डेड सब्जेक्ट्स माने जाते हैं क्योंकि इसके बारे में सबको सब कुछ पता है। लेकिन चैलेंज यही है कि किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को अगर आप अपने पाठकों तक एक मनोरंजक तरीके से और एक ज्ञानवर्धक तरीके से पहुंचा सकें, और पाठक पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ लेके जाए जो ज़िंदगी भर उसके दिमाग में रहे। क्योंकि हम लोग भी जब बड़े हुए, हम छोटे थे तो हम किताबें पढ़ते थे, पल्प फिक्शन का ज़माना था, और उनमें से भी कुछ अच्छे लेखक थे, और जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था 80s 90s 2000, तो हमने इन्हीं लेखकों के पात्रों से सीखा, क्योंकि सिखाने वाले बहुत कम होते थे और सीखने वाले बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये नया सब्जेक्ट हो बेशक, और ये चाहे विषय भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन मैं तो पूरी अच्छी तरह मानता हूँ कि इसके पाठक, अगर मैं सही तरीके से पहुँचाने में कामयाब रहा तो इसके पाठक सालों साल रहेंगे। तो जितनी आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी, जितने भी किरदार मैंने शुरू में देखे, तो जब उन किरदारों के बारे में आप लिख रहे थे, तो ये किरदार क्या आपके दिमाग से उपजे हुए हैं या फिर ये असल ज़िंदगी से प्रेरित हैं? अभी आपने पिछले में आपने जवाब दिया मुझे कि कुछ किरदार ऐसे रहे हैं जो आपके असल ज़िंदगी से थे, तो क्या ये सारे ही किरदार ऐसे हैं या फिर सारे गढ़े गए? देखिए, सारे गढ़े गए हैं, क्योंकि इस किताब का जो असली हीरो है वो इसका विषय वस्तु है। किरदार सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं उस विषय वस्तु को लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी नाम मैंने हिंदी और जापानी में लिए, शायद मैंने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, उन सब लोगों को मैं उन नामों से जानता हूँ। तो मतलब वो नाम असली, चाहे वो मेगुमी ओकादा हो, चाहे वो सुजुकी हो, इनसे आप मिल चुके हैं, बस वो, हाँ ठीक है, समझ गई मैं, इनसे आप मिल चुके हैं, लेकिन इन्होंने बस, आपने बस नाम ऑप्ट कर लिया है और उनको आपने कर दिया है। ठीक है। तो ये जो आपका विषय है, आपको क्या लगता है पाठकों से क्या उम्मीद करते हैं इस विषय पर? देखिए, पाठकों से तो उम्मीद यही है कि क्योंकि वो अलग अजीब सा सवाल है, बट मैं, क्योंकि मैं भी पाठक हूँ, अभी मैं आपकी किताब पढ़ रही हूँ, तो मेरे मन में ये आया कि मैं तो पढ़ रही हूँ, बट आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पाठकों से? क्योंकि पाठक तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपने अच्छा लिखा होगा, बट आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये तो कहना सही नहीं होगा कि मेरी पाठकों से कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि पाठक जो होता है वो लेखक से ज़्यादा समझदार होता है। क्योंकि लेखक अपने जॉनर में एक चीज़ लिखता है, लेकिन पाठक अलग अलग जॉनर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है।
उसको पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है। तो अब आपके सवाल पे अगर मैं जवाब देने की कोशिश भी करूं जी जी। तो पाठकों से मेरी ये उम्मीद है कि धैर्य बनाए रखें इसको पढ़ते हुए क्योंकि असल में जब कहानी के पात्र आपस में शुरू में इंट्रोड्यूस होते हैं, कहानी इंट्रोड्यूस होती है, तो वो जुड़ते चले जाएंगे और वो कहानी जब इंटरवल में पहुंचेगी आधी किताब तक, तब आपको एक शायद नई दुनिया की सैर करने का मौका भी मिल सकता है। तो धैर्य बनाए रखें और उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, उम्मीद ही कर सकता हूँ। जी, जितनी मेरी आपसे चर्चा हुई और जितना मैंने जाना, आपकी जो थीम है किताब की वो बॉलीवुड से प्रेरित तो नहीं है। और जो मैं आपको जानती हूँ, आपने अभी जब आपने बताया मुझे कि आप हॉलीवुड के थीम से थोड़ा प्रेरित हैं, तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट है आपको कि हॉलीवुड थीम रखना चाहिए? देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड तो थोड़ी माइनर बातें हो गई, लेकिन असल में किसी भी किताब का जो मकसद होता है वो होता है कुछ नई चीज़ प्रस्तुत करना, कुछ ऐसी चीज़ प्रस्तुत करना जो पाठकों के दिल में रह जाए और उनके अपब्रिंगिंग में मदद करे। तो मेरा जो करियर रहा है 25-30 साल, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ रहा है और मैं देश विदेश घूमा हूँ, मुझे मौका मिला घूमने का, लोगों को मिलने का, देखने का, बातें करने का। तो शायद मेरे सोचने का स्टाइल भी आधा हिंदुस्तानी और आधा वहाँ से प्रभावित रहा। और हम सब लोग 80s 90s में धड़ल्ले से हॉलीवुड मूवीज़, थ्रिलर्स देखते थे बहुत सारे लोग अभी भी देखते हैं और देखनी भी चाहिए। तो उससे सिर्फ इतनी ही मेरे को प्रेरणा मिली लिखते हुए कि मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट, टू द पॉइंट, स्नैपी रखूं और पाठकों के दिमाग पे वो बोझ ना डालूं कि मैं ऐसी चीज़ें लिख रहा हूँ जो उनके धैर्य की परीक्षा लें। तो ये फास्ट पेस थ्रिलर है। आप इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे जब पढ़ेंगे तो कहानी में, और पात्रों से जुड़ते जाएंगे। तो कुल मिला के हॉलीवुड से सिर्फ इतनी प्रेरणा के ये फास्ट पेस है। अभी तक मैंने बहुत सवाल किए आपसे, अब सिर्फ आखिरी सवाल, जो शायद मैं इतने सारे क्वेश्चंस में भी आपका आंसर कहीं ना कहीं दिख गया होगा, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि कैसा रहा अनुभव? एक आपका पर्सनल, मतलब आप ये नहीं कि आप पाठकों के विचार से बोल रहे हैं या छापने के विचार से बोल रहे हैं, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस किताब को लिखने में? देखिए, मैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था सब्जेक्ट तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाऊँगा, और इसके लिए मैंने 1 साल का समय रखा था और मुझे 3 महीने तक मुझे लगा कि शायद मैं न्याय ना कर पाऊँ लिखते हुए। लेकिन 3 महीने के बाद जब वो सब्जेक्ट एक मुकाम तक पहुंचा और जब पात्र एक मुकाम तक पहुंचे, तो मुझे रोज़ सुबह उठ के एक चैप्टर लिखने की या एक पैराग्राफ लिखने की या एक लाइन लिखने की प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो वेल रिसर्च्ड हैं, वो आपको कहीं भी से भी आप वेरीफाई करेंगे वो सारा डाटा आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। तो आप जब भी इसको पढ़ें तो आप ये मत सोचिए कि इसके इंसिडेंट फिक्शनल हो सकते हैं, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी वेरीफाइड है। और तो अंतिम सवाल, आप अपने पाठकों से क्या कहना चाहते हैं? पाठकों से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़िए और हिंदी जो है एक बड़े इंटरेस्टिंग फेज़ में है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो कि जो मीडिया है वो हिंदी का ही है, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल हिंदी के हैं, ज़्यादातर सीरीज़ जो है चल रही हैं वो हिंदी की हैं, OTT भी चाहे उसको विदेशी निर्माता बना रहे हो लेकिन वो हिंदी में बना रहे हैं। रेडियो चैनल्स भी 99% या 90% एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, वो हिंदी के ही चलते हैं। तो भारत में कॉमर्स की भाषा लिखने में चाहे इंग्लिश हो लेकिन बोलने में हिंदी है। तो हिंदी का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी हस्ती से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैंने हिंदी की किताबें पढ़नी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें नए विषय नहीं है, नए विषय पढ़ने के लिए मुझे इंग्लिश की किताबें खरीदनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा रिसर्च करके इस तरह के सब्जेक्ट्स या इससे और बड़े सब्जेक्ट्स या साइंस को या कंटेम्प्रेरी लाइफ को अगर आप हिंदी में लिखें, और आप देख भी रहे हैं कि जो हिंदी में कंटेम्प्रेरी लाइफ पे लिखा जा रहा है जो ऑथेंटिक है वो पॉपुलर भी होता है। तो
इस विषय को यही समाप्त करते हैं। और अगर आप 7.6 पुस्तक लेना चाहते हैं तो आप अमेज़न से मंगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली फ्लाइडेम्स या नीलम जासूस कार्यालय से ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।